हेलो एवरीवन, परीक्षा जंक्शन के प्लेटफॉर्म में आप सबको स्वागत है। मैं हूँ एडुकेटर शरण्या और जैसा कि सबको पता है अभी हमने डिफेंस की जो क्लासेस थी उसको कंप्लीट कर लिया है। मेन जो भी टॉपिक था, कौन कौन से टाइप के मिसाइल्स है इंडिया में, कौन कौन से आर्टिलरीज है, यूएवीज है, एंड साथ साथ में जो जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स था, एयरक्राफ्ट फाइटर जेट्स था, वो सब के बारे में अभी हमने जान लिया है। तो अभी हमें क्या करना है, एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो है बायोटेक्नोलॉजी। तो इस पे आज हम बेसिक बायोटेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है, इसके बारे में आज बात करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी क्या है? ये एक ब्रांच है अप्लाइड साइंस का, मतलब प्रौद्योगिकी विज्ञान की एक ब्रांच है जहां पे आप या मैं, जो भी हम लोग पढ़ रहे थे, चीजें को थियोरिटिकली पढ़े हैं, उसको अब प्रैक्टिकल में यूज करने की बात होती है। जैसा अभी तक हम बायोलॉजी में पढ़ रहे थे, क्रोमोसोम्स, जीन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, सेल डिवीजन, ये सब चीज हम पढ़ रहे थे ना, राइट? तो बायोलॉजी में हमने ये सब चीज पढ़ा। अब बायोटेक्नोलॉजी में उसका उपयोग करेंगे। तो ये बेसिकली क्या है, अप्लाइड साइंस का एक ब्रांच है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं एंड वहां से जो चीज प्रोड्यूस होता है, हो सकता है कोई भी मटेरियल हो, जो निकलता है कोई लिविंग एनिमल से, प्लांट से, फंगस से, उसको हम अपने यूज के लिए, अपने हेल्प के लिए उसे यूज करेंगे। ठीक है, टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस। तो और वो प्रोसेसेस किस लिए होगी? वो हमारे हेल्प के लिए होगी। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस, ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ये हम हेल्थ केयर में यूज कर सकते हैं। हेल्थ केयर जैसा कि मान लीजिए हो सकता है वो कोई एंटीबायोटिक है, तो एंटीबायोटिक हम लोग खाते हैं, हेल्थ केयर में यूज होता है। वैसे ही मेडिसिन, हेल्थ केयर हो सकता है, मेडिसिन हो सकती है, साथ साथ में बायोफ्यूल्स हो सकती है। इंडिया की बायोफ्यूल पॉलिसी के बारे में हमने बात किया था करंट अफेयर्स में, तो वो बायोफ्यूल हो सकते हैं एंड एनवायरमेंटल सेफ्टी के लिए भी यूज हो सकता है। जैसा कि मान लीजिए सिंपल प्रोसेस है रोटी बनाने का, जो ब्रेड होते हैं जो हम दुकान से खरीदते हैं, तो ब्रेड बनाने की जो प्रोसेस है उसमें ईस्ट यूज होता है। तो ब्रेड जिस तरीके से बनाने में ईस्ट यूज होती है, वो एक बायोटेक्नोलॉजी की प्रोसेस है। या फिर मान लीजिए कि गर्मी में दूध अगर बहुत टाइम रहता है तो हम उसे दही जमा लेते हैं, तो दूध से दही जमाने के लिए हम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया यूज कर रहे हैं, तो वो एक बायोटेक्नोलॉजी की प्रोसेस है। तो मॉडर्न डे के पार्लेंस में ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर बायोटेक्नोलॉजी है, ये 1970 से स्टार्ट हुई है। तो अब बायोटेक्नोलॉजी जो है ये इंडस्ट्रियल स्केल की प्रोडक्शन को देखते हैं। इंडस्ट्रियल स्केल में कोई भी प्रोडक्शन है, जैसे वाइन प्रोडक्शन है, या फिर दही की प्रोडक्शन है जो अमूल करता है, दही प्रोडक्शन, पनीर प्रोडक्शन, या फिर ब्रिटानिया हो, या ये जो कुकीज है, बिस्किट्स है, उसकी प्रोडक्शन है। तो वो सब क्या होती है, बायोटेक्नोलॉजी की यूज होती है। इवन हम लोग जो दवाई खाते हैं, जो मेडिसिन यूज होती है, जो एंटीबायोटिक हम यूज करते हैं, इवन कोविड-19 के जो वैक्सीन हमने बनाया था, तो वो सारे क्या है, बायोटेक्नोलॉजी की यूज है। बायोफार्मास्यूटिकल्स हम यूज करते हैं एंड बायोलॉजिकल यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स, फंगीज, एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो फंगी है, कोई एनिमल है, प्लांट है, बाकी कोई भी बैक्टीरिया है, ये सब को यूज करके जो हम अपने हेल्प के लिए जो भी चीजें बनाते हैं, वो सारे चीज बायोटेक्नोलॉजी है। द एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड थेराप्यूटिक, मतलब थेरापी में यूज होती है। डायग्नोस्टिक्स मतलब कोई चीज को ढूंढने के लिए, जैसे कि हमारे बॉडी में क्या दिक्कत हो रहा है, उसके लिए हम स्टेथोस्कोप यूज करते हैं। उसके लिए हो सकता है कि हम अगर हो सकता है किसको पेट खराब हुई है, तो वायरस के पानी पीते हैं हम, तो ये वायरस भी बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस से बनाया गया है। तो डायग्नोस्टिक्स है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है फॉर एग्रीकल्चर, प्रोसेस्ड फूड है, बायो रेमेडिएशन, वेस्ट ट्रीटमेंट, एनर्जी प्रोडक्शन, हर एक चीज के लिए बायोटेक्नोलॉजी की यूज होती है। एनर्जी प्रोडक्शन कैसे? जैसे कि बायोफ्यूल, बायो रेमेडिएशन इसके लिए भी यूज होती है। वेस्ट ट्रीटमेंट, तो जैसे प्लांट्स होते हैं, वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स है,
इसमें भी बायोटेक्नोलॉजी की यूज होती है। तो हर एक जगह पे हमारे लाइफ में बायोटेक्नोलॉजी की हमेशा यूज है। तो बायोटेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ पे यूज होती है? सबसे पहले तो है थेराप्यूटिक्स, मेडिसिन में यूज होती है। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक्स टूल, कोई भी डायग्नोसिस के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग से कैसे? जैसे कि हम बीटी कॉटन यूज करते हैं। बीटी कॉटन इंडिया में फर्स्ट टाइम लगाने के बाद इंडिया की जो कॉटन प्रोडक्शन है वो कई गुना बढ़ गई है। इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बेटर हुई है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग, फूड प्रोसेसिंग, वाइन प्रोडक्शन मान लीजिए, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायो रेमेडिएशन, वेस्ट ट्रीटमेंट, एनर्जी प्रोडक्शन, हर एक जगह पे बायोटेक्नोलॉजी की हमें यूज देखने को मिलता है। तो इसमें एक चीज हमें जानना है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग होती क्या है। तो बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग जो टेक्निक है वो जेनेटिक हमारी जो मटेरियल है डीएनए आरएनए, ये जेनेटिक मटेरियल की जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर देता है, उसकी जो फंक्शन है उसको चेंज कर देता है। एंड वैसे ही चेंज करके कैसे ठीक हो सकता है कि मान लीजिए कोई ऐसा जीन है जहां से गलत प्रोटीन बन रहा है और उस गलत प्रोटीन की वजह से हमारे बॉडी में दिक्कत हो रही है। तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करके वो जो खराबी है उसे ठीक कर सकते हैं। तो बेसिकली डीएनए और आरएनए को, आरएनए की जो स्ट्रक्चर है, केमिस्ट्री है, उसको चेंज कर सकते हैं एंड उसके वजह से जो ऑर्गेनिज्म है उसका कंडीशन चेंज हो जाता है। तो उसको देखने मतलब वो अलग तरीके से देखने को मिल सकता है। तो जैसे कि ओपन हार्ट सर्जरी होती है, तो अगर किसी को पहले से दिक्कत था तो हार्ट में मान लीजिए कोई छेद है, बहुत ही कॉमन होता है, बट उसके वजह से वो जो आदमी है या फिर जो औरत है वो दौड़ नहीं सकता है ठीक से, वो इंसान ठीक से काम नहीं कर सकता है। बट बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके हम अगर उसकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दे तो एक आम इंसान की तरह जी सकते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग प्रोसेसेस होती है बायोटेक्नोलॉजी का। There are 3 basic steps for genetically modified organisms. तो सबसे पहले तो क्या है कि जो डीएनए है, कोई भी डिजायरेबल जीन का डीएनए को पहले ढूंढना। तो सबसे पहले तो हमें देखना होगा डीएनए और जीन के बीच में डिफरेंस क्या है, वो हम बात करेंगे। बट उसके पहले क्या है कि जो जीन में खराबी है या फिर जो जीन को हमें ठीक करना है या फिर उसको यूज करना है, उस जीन को ढूंढना। जो खराब जीन है उसको भी ढूंढना है, जो अच्छा जीन है जिसको हम यूज करने वाले हैं उसे भी ढूंढना है, राइट। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट। तो जो जीन हमें यूज करना है उसका डीएनए लेके जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है जिसको ठीक करना है उस होस्ट के अंदर डालना है। नेक्स्ट क्या है? मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए इनटू इट्स प्रोजेनी। तो नेक्स्ट क्या है? होस्ट के अंदर हमने डीएनए तो डाल दिया, अब वो डीएनए काम कर रहा है कि नहीं, वो नेक्स्ट जनरेशन पे रेप्लिकेट हो रहा है कि नहीं। आई होप रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन अभी आप लोगों को याद होगा। अगर नहीं याद है तो बायोलॉजी की जो क्लास है उसकी प्लेलिस्ट पे जाके बहुत अच्छे से देखिए, अदरवाइज ये जो पूरे टॉपिक हम पढ़ाने वाले हैं कुछ दिमाग में नहीं जाएगा। तो वो जो डीएनए हमने होस्ट के अंदर ट्रांसफर किया वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, ये 3 चीज हमें देखना है। ओके, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में फर्स्ट क्या होती है कि जो सिंगल जीन है उसे आइसोलेट किया जाता है, उसे मॉडिफाई किया जाता है आइसोलेशन के बाद। नेक्स्ट क्या है? जो आइसोलेटेड जीन है उसे बहुत सारे कॉपीज बनाया जाता है। तो उसकी जीन, जो जीन हमने आइसोलेट किया उसको, अब थोड़ा सा ही जीन हमने आइसोलेट किया बट यूज हमें बहुत सारा करना है, तो उसके लिए आर्टिफिशियल प्रोसेस में हम क्या करते हैं, उसे कॉपी करते हैं, बहुत सारे उसका कॉपी कर करके बहुत सारे अमाउंट में बनाते हैं। ठीक है, तो अमाउंट में बने के बाद जो बहुत सारे कॉपीज था उसको प्लांट सेल के अंदर या फिर एनिमल सेल के अंदर या फिर बैक्टीरिया के अंदर डाल देते हैं ताकि उसका कॉपी जनरेट हो एंड फिर जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर डाला जाता है। तो
उसे ग्रोथ मीडियम पे डाल के बढ़ाया और प्लांट के अंदर डाल दिया, जिस प्लांट पे हम उसे उगाने वाले हैं। तो उसके बाद क्या होगा, प्लांट पे उगाने के बाद वो नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंच रहा है कि नहीं, जो प्लांट के सीड बनेगा उस पे भी वो डीएनए आनी चाहिए ना, उस पे भी वो जीन आनी चाहिए। अदरवाइज अगर अब हमें हर एक प्लांट पे अलग अलग करके वो अंदर डालना पड़े डीएनए, तो कोई मतलब तो है नहीं। तो फिर हमें ये भी देखना है कि प्लांट से जो बीज निकला है, उस बीज से जब पौधे बन रहा है तो उस पौधे के अंदर वैसा ही चीजें है कि नहीं, वैसे ही जीन है कि नहीं। ठीक है, तो ये है प्रोसेस जेनेटिक इंजीनियरिंग का। बहुत ही इजी एक प्रोसेस है, बट नहीं मतलब करने के लिए इजी नहीं है, बट समझने के लिए इजी प्रोसेस है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की जरूरत हमें पड़ी क्यों, ये हमें जानना है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए हमें 2-3 चीज याद करना है। जैसे कि हमने रिप्रोडक्शन का प्रोसेस पढ़ा था, तो रिप्रोडक्शन में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये दोनों चीज पढ़ा है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे हमने क्या पढ़ा था कि उसमें जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है उसमें कोई चेंजेस नहीं होता, वो मदर या फादर में जैसा था या फिर प्रीवियस ऑर्गेनिज्म में जैसा था वैसा ही है। अब उसमें कोई वेरिएशन नहीं होता। तो वेरिएशन अगर नहीं है तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो वैसा का वैसा ही कंजर्व रहता है, वैसे ही रह जाता है। तो उसमें क्या होती है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन हो सकता है। ठीक है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन जब होता है तो चांसेस है कि जो खराब जीन है वो बाहर चला जाए और जो अच्छा जीन है वो अंदर आ जाए, चांसेस है। अब ट्रेडिशनल जो हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक होता था उसमें दिक्कत क्या है कि जब हम हाइब्रिड फॉर्म कर रहे हैं, जब ट्रेडिशनली हम बनाते थे, उसमें दिक्कत क्या होती है कि अच्छे जीन के साथ साथ कुछ कुछ और खराब जीन भी रह जाता है। ठीक है, तो जो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस था प्लांट में एनिमल ब्रीडिंग पे, उसमें क्या है कि जो अच्छा जीन है वो तो रहता ही है, बट साथ साथ में कुछ और ऐसा कैरेक्टर आ जाता है जिसके वजह से जो हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक है वो फेल होता है। कैसे, मान लीजिए आपको कोई गाय चाहिए, गाय बनाना है जो बहुत अच्छा दूध देता हो। ठीक है, तो उस गाय के लिए आप बहुत दिन से ट्राई कर रहे हैं, तो आपने हाइब्रिडाइज करा है, दो बहुत ही अच्छा गाय फादर और मदर है, माँ और बाप है उसका, तो वहां से आपने गाय बनवाया। ठीक है, अब उसमें दिक्कत क्या है कि वो जो गाय है वो इतना साइज बड़ा है कि आप उसे बाजार में लेके नहीं जा सकते, या फिर हो सकता है कि उसका चलने फिरने में दिक्कत है। बहुत दूध अच्छा तो देता है बट वो खुद चर के खा नहीं सकता, वो उसको जाके खाना खिलाना पड़ता है, उसके पैर में प्रॉब्लम है। अब अगर ऐसा सिचुएशन है तो जो किसान है या फिर जो फार्मर है जो दूध बेचते हैं, क्या वो लेगा? नहीं लेगा। तो हमने हाइब्रिडाइज करके एक नया प्राणी तो बना दिया, जैसा गाय चाहिए वैसे तो हमने बना दिया, बट दिक्कत ये हो गया कि चल नहीं सकती। अब नहीं चल सकती तो जो किसान है वो क्या बैठे बैठे खिलाएंगे उसे? नहीं, तो फिर उसको चर के तो खाना पड़ेगा। तो दिक्कत ये होगा कि अच्छा जीन के साथ कोई खराब जीन भी आ गया ताकि वो चल नहीं पाती, तो वो गाय किसी काम की नहीं है लोगों के लिए। तो उसकी वजह से क्या है कि ट्रेडिशनल जो हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक होती है उसमें प्लांट और एनिमल ब्रीडिंग पे कभी कभार क्या होती है कि अनडिजायरेबल जो जीन है, जो जीन हमें नहीं चाहिए वो भी आ जाता है, और उसके वजह से डिजायर्ड जो जीन है वो जैसा प्राणी हम बनाना चाह रहे हैं वैसे नहीं बनता है। इसीलिए हमें क्या है, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग करने की जरूरत पड़ता है। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज कहाँ पे है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, क्लोनिंग, जीन ट्रांसफर, स्टेम सेल थेरेपी, जीन मैथमेटिक्स, बायोस्टैटिस्टिक्स एंड बायोफिजिक्स, ये हर एक जगह पे जेनेटिक इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ता है। ये कोई भी ऐसा साइंस का बैकग्राउंड है जहां पे
ये जेनेटिक इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ता है। ओके, नेक्स्ट अब आते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ने के टाइम पे हमें दो चीज पढ़ा था कि क्रोमोसोम क्या है, डीएनए क्या है, जीन क्या है। ठीक है, तो क्रोमोसोम क्या है, बेसिकली एक सुई की तरह, ये धागे की तरह एक स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये सी दिस इज थ्रेड लाइक, ये धागे की तरह दिखता है। ठीक है, जो न्यूक्लियस के अंदर रहता है। अब ये क्या है, बेसिकली क्रोमोसोम जो है वो बहुत ही ज्यादा पैकेज किया हुआ डीएनए है, इसके अलावा कुछ नहीं। बहुत ही ज्यादा उसको, जो डीएनए है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से पैक करके ऐसे बना दिया। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको इतना अच्छे से पैकिंग किया है कि वो ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, तो देयर इज नथिंग बट डीएनए टाइटली पैक्ड और कॉइल्ड अराउंड ए प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन। तो डीएनए जो है, दिस इज डीएनए, इसके चारों तरफ हिस्टोन एक प्रोटीन है। तो हिस्टोन प्रोटीन के साथ पैक करके इसे क्रोमोसोम बनाया गया। ठीक है, तो क्रोमोसोम जो है ये पेयर में एग्जिस्ट करता है। ह्यूमन सेल में 23 ऐसा पेयर है, मतलब 26 टोटल क्रोमोसोम है, जिनमें से 44 है ऑटोसोम जो बॉडी में रहता है, और 2 है सेक्स क्रोमोसोम। मतलब ये इंसान की जेंडर क्या होगा, वो मेल है कि फीमेल होगा, ये बनाने में काम करता है। ओके, तो क्रोमोसोम जो है ये 1 सुपर लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल है, और डीएनए जो कॉइल होती है हिस्टोन के अराउंड, तो इसे बहुत ही टाइटली पैक किया जाता है और इसका नाम है क्रोमोसोम। ठीक है, अब क्रोमोसोम और जीन के बीच में रिलेशन क्या है? तो क्रोमोसोम जो है मोस्टली कंडेंस्ड स्ट्रक्चर है ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल विथ प्रोटीन, और जीन जो है ये क्रोमोसोम के एक जगह पे रहता है, दिस इज कॉल्ड लोकस। क्रोमोसोम के अंदर जीन जहां पे सिचुएटेड है उसे लोकस कहते हैं। ठीक है, जीन क्या है? फंक्शनल यूनिट, मतलब डीएनए का एक पार्ट जहां से जो ऐसे तरीके से काम करता है कि हमारे बॉडी में कुछ कुछ चीजें बनता रहता है, जैसे कि कुछ प्रोटीन बना, जैसा कि हमारे आंख किस तरीके का होगा वैसा डिसाइड किया, जैसा कि हमारा बाल कितना लंबा होगा, चाहे वो लंबा होगा या फिर ऐसे कर्ली घुंघरालू बाल होगा, वो कैसे पता चलता है? वो जीन की वजह से है। और जीन क्या है? फंक्शनल यूनिट है क्रोमोसोम का, और स्ट्रक्चरल यूनिट डीएनए है। ठीक है, तो क्रोमोसोम जो है वो हमेशा डीएनए से बनता है, और जीन जो है ये डीएनए और आरएनए दोनों से बन सकता है। तो आरएनए में भी जीन हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में भी जीन हो सकता है। तो म्यूटेशन जो है वो मोस्टली क्रोमोसोम में होती है, एंड म्यूटेशन, जितने भी म्यूटेशंस होते हैं क्रोमोसोम में वो बहुत ही बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, दे ऑकर इन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन, और जीन जो है वहां पर म्यूटेशन जो है छोटा छोटा होता है, आइदर डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे होती है या फिर बाद में डीएनए डैमेज होके होते हैं। ठीक है, और म्यूटेशन जो है वो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज को दिखाते हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, जिसमें क्या होती है बॉडी में एक 21 नंबर की क्रोमोसोम ज्यादा आते हैं, तो ये क्रोमोसोमल म्यूटेशन के लिए मतलब जिम्मेदार है। और जो म्यूटेशन है इसमें क्या होती है, जीन में हमेशा पॉइंट म्यूटेशन होती है, एंड उसके वजह से क्या होती है, इंसर्शन या फिर छोटा सा एक डिलीशन होती है, मतलब जीन का एक पार्ट थोड़ा सा चला गया, मतलब टूट गया, या फिर दोबारा आ गया, तो इस तरीके से भी हो सकता है। ठीक है, तो हमारे बॉडी में अगर देखा जाए, ये है बॉडी, इसके अंदर है सेल, सेल के अंदर है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर है जीन या फिर डीएनए, डीएनए है, एंड डीएनए का इतना सा पार्ट मिला के बनता है जीन। ठीक है, तो डीएनए का हो सकता है कोई स्पेसिफिक पार्ट है जहां पे बैठ के जीन फॉर्म होती है। तो जीन या फिर डीएनए
जेनेटिक इंजीनियरिंग ये सब पढ़ने से पहले हमें मेंडल के बारे में जानना है। तो मेंडल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, इसको करने से पहले, जानने से पहले हम लोग एक चीज हमें पढ़ना पड़ेगा, वो है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो मेंडल क्या थे? ये एक चर्च के पास्टर थे, मतलब ये लोगों को भगवान के बारे में बताते थे, और साथ साथ में जो उसके पीछे गार्डन था, उसके पीछे जो बागीचा था चर्च के पीछे, उस बगीचे में खुद एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। तो एक तरफ से वो भगवान के बारे में, भगवान ने ही ये बनाया, भगवान ने पूरी धरती बनाया, ये सब बोलते रहते थे लोगों को। ऊपर से ये भगवान की जो खेल है, उसी को बदलने की या फिर उसी को समझने की कोशिश कर रहे थे। तो उस टाइम पे इन्हें साइंटिस्ट नहीं बोला गया, बट हमारी जो जीन या फिर जीन से रिलेटेड चीजें हमने सीखा, वो सब कुछ क्या है, इन्हीं से पता चलता है। तो इनहेरिटेंस क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अपने एक कोई बच्चा या फिर कोई एक जेनरेशन अपने प्रीवियस जेनरेशन से, अपने माँ बाप से कौन कौन से टाइप का कैरेक्टर लेके जन्म लेगा, ये पता चलता है। दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। तो जब प्रोजेनी पॉपुलेशन है, जैसे कि हो सकता है कि मैं, मेरी बहन, मेरे भाई, ये लोग अपने माँ बाप से कौन कौन से कैरेक्टर लेके पैदा होंगे, वो हमें पता चलता है इनहेरिटेंस से। ठीक है, तो ये जो होल प्रोसेस है, ये प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी कहा जाता है, जो डिपेंडेंट है इनहेरिटेंस के ऊपर। तो हम जो हेरिडिटी बोलते हैं, हेरिडिटरी डिजीज बोलते हैं, या फिर ये बोलते हैं कि हमारी हेरिडिटी में लंबे बाल नहीं है, या फिर टकला जल्दी हो जाते हैं, ये सब हेरिडिटी है। और ये कैसे होती है? इनहेरिटेंस से होती है, जिसमें यह है कि जो ऑफस्प्रिंग है वो अपने फादर मदर से, पेरेंट से सिमिलर होती है। तो मेंडल है जो फर्स्ट ऐसा स्टडी किया था, जिसे सिस्टमेटिकली स्टडी कहा जाता है। तो ये सिस्टमेटिकल कंडीशन में स्टडी किया था। ठीक है, तो ये जो स्टडी इन्होंने किया था, इन्होंने पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस देखा पी प्लांट में। ठीक है, तो कोई कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के ऊपर इन्होंने स्टडी किया था, और ये जो प्रोसेस है, इसे प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस या फिर उन्होंने जो लॉ बनाया था, इसे प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस कहा जाता था। अब इसे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहा जाता है। तो इन्होंने प्रपोज किया कि कुछ फैक्टर्स है जिसका बाद में नाम दिया गया जीन। तो इन्होंने प्रपोज किया था कि कुछ फैक्टर्स है जो रेगुलेट करता है, और वो फैक्टर पेयर में मिलता है। तो जीन के दो एलिल्स होते हैं। तो जीन भी दो कैरेक्टर के होते हैं, जैसे लंबा और नाटा। हाइट है, हाइट एंड उसका जो छोटा वर्जन है, या फिर मोटा है तो पतला है। तो ये इस तरीके जो कंट्रास्टिंग ट्रेट है, उसके ऊपर ये मेंडल काम किया था। ठीक है, हाइट ज्यादा है किसी का हाइट कम है, किसी का चेहरा गोरा है, किसी का चेहरा काला है, या फिर किसी के जो बाल है वो लंबा स्ट्रेट होता है, किसी के घुंघरालू बाल होते हैं। तो वो है कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो जीन में ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर रहता है। मम्मी का कैसा होगा, पापा का कैसा होगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा एलिल, कौन सा जीन मम्मी पापा से बच्चे पे आया है। ठीक है, हाँ सर, ओके। तो मेंडल की जो लॉ है इनहेरिटेंस का, इसे क्या है, 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो उसके लिए नाम इनका क्या है, ग्रेगर मेंडल, ग्रेगर जोहान मेंडल इनका पूरा नाम था। और इन्होंने ये बताया कि जेनेटिक इनहेरिटेंस जो है वो 3 सिंपल कॉन्सेप्ट के थ्रू इन्होंने निकाला था। और ये एक बेसिकली हम्बल प्रीस्ट है, मॉन्क, मतलब ये चर्च की पुरोहित थे, पंडित थे, और पार्ट टाइम साइंटिस्ट थे, जिन्होंने पूरा एक जेनेटिक्स का डिसिप्लिन बना दिया, जेनेटिक्स एक सब्जेक्ट बना दिया। तो मेंडल की सेग्रीगेशन लॉ क्या कहता है कि कोई भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, मतलब जिसमें
जीन दो दो करके क्रोमोसोम है, कोई भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म मतलब जिसमें दो दो करके क्रोमोसोम है, जैसे 22 पेयर हमारे ऑटोसोम है, 2 सेक्स क्रोमोसोम है, मतलब 26 टोटल क्रोमोसोम है, 23 पेयर है। तो 23 ये जो पेयर हम बता रहे हैं मतलब ये डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है। तो कोई भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम के जो पेयर है, क्रोमोसोम और उसकी एलील का जो पेयर है वो सेपरेट होता है गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे। स्पर्म और एग फॉर्मेशन के टाइम पे दोनों अलग होते हैं। एंड वो जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो पेरेंट्स से, मम्मी पापा से बच्चे पे आते हैं। इसे कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। नेक्स्ट है लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये क्या कहते हैं कि जो डोमिनेंट एलील है वो रिसेसिव एलील के ऊपर काम करता है। मतलब कोई डोमिनेंट अगर जीन है तो उसका कैरेक्टर आएगा। सिर्फ और सिर्फ 2 रिसेसिव एलील रहने के बाद ही रिसेसिव कैरेक्टर आ सकता है। ठीक है। ए डोमिनेंट एलील प्रोड्यूस सेम फेनोटाइप इन हेटेरोजाइगस एंड होमोजाइगस। तो अगर दो ऐसा कंडीशन है कि मान लीजिए जो पी प्लांट की हम बात कर रहे थे वो लेंथ उसका बहुत लंबा था और जो रिसेसिव है, जो छोटा वाला है, छोटा प्लांट है, उसका इस तरीके का लेंथ है। हम इस तरीके से 2 जीन को दिखा रहे हैं। तो ये अगर एक प्लांट है, यहां से एक ऐसा जीन आएगा, एक ये प्लांट है तो यहां से ऐसा जीन आएगा। तो कॉम्बिनेशन कैसा कैसा हो सकता है? ऐसा एक जीन ऐसा एक प्लांट बनेगा जहां से कैपिटल एल भी है, जहां से जिसमें स्मॉल एल भी है। तो कैपिटल एल की जो कैरेक्टर है, लंबा वाला कैरेक्टर, ये इतना डोमिनेंट है कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में ये है होमोजाइगस, मतलब दोनों सेम जीन है, और ये है हेटेरोजाइगस मतलब 2 अलग अलग कैरेक्टर है इसमें। तो इसके अंदर भी जो लंबा वाला कैरेक्टर है, लंबा प्लांट का कैरेक्टर है, वो दिखेगा, ना कि छोटा प्लांट का कैरेक्टर। छोटा प्लांट का कोई कैरेक्टर नहीं दिखेगा। अब ये अगर खुद से ब्रीड करने लगे तो कैसा कैसा आएगा? इसमें 2 टाइप का एलील बन सकता है, एक कैपिटल एल, एक स्मॉल एल। तो इसमें कैसे, इसके साथ और अगर दूसरा टाइप का एक हम प्लांट लेके आते हैं जो इसी तरीके का है, तो कैसा होगा? यहां से भी कैपिटल एल बनेगा, यहां से भी स्मॉल एल बनेगा। तो कैपिटल एल बन सकता है, कैपिटल एल स्मॉल एल बन सकता है, इसका और इसका, इसका और इसका एक बन सकता है कैपिटल एल स्मॉल एल, इसका और इसका एक बन सकता है कैपिटल एल स्मॉल एल, और स्मॉल एल का बन सकता है ऐसा। ठीक है। तो अब क्या देखा जाएगा कि एक होमोजाइगस बनेगा, 2 हेटेरोजाइगस बनेगा, और फिर से एक होमोजाइगस बनेगा। अब इसके अंदर ये जो जीन था इसका कैरेक्टर आएगा, क्योंकि दोनों ही सेम है। ये रिसेसिव कैरेक्टर तभी आता है जब रिसेसिव जीन दोनों ही है। तो जीन में जो दोनों एलील है वो रिसेसिव होनी चाहिए, तभी रिसेसिव कैरेक्टर आता है। जब भी डोमिनेंट कैरेक्टर रहेगा, तो डोमिनेंट कैरेक्टर अगर एक भी रहता है तो भी डोमिनेंट का कैरेक्टर दिखता है। ठीक है। तो नेक्स्ट आता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये क्या कहते हैं कि एलील्स जो है वो अलग अलग क्रोमोसोम में डिस्ट्रीब्यूटेड है रैंडमली टू इंडिविजुअल गैमेट्स। तो एलील्स जो होते हैं वो हर एक क्रोमोसोम में रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है। और जब रिप्रोडक्शन के टाइम होते हैं तो वो रैंडमली एक दूसरे के साथ मैच करता है। ठीक है। तो अब आते हैं, ये आई होप एक बेसिक आप लोगों को पता चल गया, इससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता। बट रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में देख लेते हैं। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें डीएनए मॉलिक्यूल्स को कंबाइन किया जाता है, डिफरेंट सोर्स से डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। ठीक है। तो ये जो टेक्निक है ये जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहा जाता है इसे। साइंटिस्ट क्या करते हैं? स्पेसिफिक डीएनए सेगमेंट को
दूसरे ऑर्गेनिज्म में ये इंसर्ट करते हैं, तो दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर इसे घुसा देते हैं। तो घुसाने के बाद क्या होती है, जो जो फाइनल प्रोडक्ट आता है वो कोई नया ही कैरेक्टर दिखाता है। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो लेबोरेटरी मेथड्स पे बनाया जाता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस पे। मोस्टली इसे मॉलिकुलर क्लोनिंग कहा जाता है। ओके, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो पॉसिबल है, जबकि डीएनए मॉलिक्यूल्स किस लिए पॉसिबल है कि जो डीएनए मॉलिक्यूल्स है वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म में सेम है। तभी किसी भी सोर्स से आप डीएनए लेके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना सकते हैं। रिकॉम्बिनेंट मतलब क्या है कि बहुत सारे कॉम्बिनेशन लेके एक टाइप के डीएनए बना रहे हैं, दैट इज रिकॉम्बिनेशन। ओके, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होती है कि जो ऑर्गेनिज्म है उसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए बहुत ही अपरेंटली दिखता है विथ नॉर्मल फेनोटाइप। मतलब क्या है कि उसका अपीयरेंस, उसका बिहेवियर, मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है। तो अगर रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी पे आप कुछ चीज बना भी रहे हैं तो उस पे भी नॉर्मल फेनोटाइप ही दिखता है। ओके, तो बहुत ज्यादा जीन में ऑल्टरेशन, चेंजेस नहीं होता है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे? थेराप्यूटिक प्रोडक्ट्स, मतलब आपको कहाँ पे यूज करना है, मेडिसिन में यूज करना है, वैक्सीन में, ग्रोथ हार्मोन पे। ये ग्रोथ हार्मोन कहाँ पे दिया जाता है? जैसे कि पोल्ट्री में या फिर जो प्लांट्स है, प्लांट के ग्रोथ हार्मोन दिया जाता है, उसमें भी बहुत सारे दवाई ववाई देते हैं ना, तो वो है ग्रोथ हार्मोन। एंटीबॉडी बनाने में, वेक्टर्स में, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बनाने में, मतलब हमारे दवाई में ये काम आता है, एंटी कैंसरस ड्रग्स में, तो ये सब में थेराप्यूटिक प्रोडक्ट्स में यूज होती है। जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट क्या है? फ्रूट्स, जैसे कि केला, जो बचपन में हम लोग केला खाते थे उसमें बीज कितना ज्यादा होता था, अब नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है। बीटी कॉटन के बारे में हमने ऑलरेडी बात किया है। वैसे यूएसए में, कनाडा में गेहूं, चावल, जो तेल मिलता है वो वैसे भी बनाया जाता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, क्रॉप्स, माइक्रोब्स, एनिमल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? डायग्नोस्टिक्स में। डायग्नोस्टिक्स में कहाँ कहाँ यूज होते हैं? जीन थेरापी, क्रिस्पर-कैस, ये टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। जीन थेरापी, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। मॉनिटरिंग डिवाइसेस, जैसे एनएमआर है, मतलब एमआरआई है, सीटी स्कैन है, तो ये सब में भी यूज होती है। जहां पे हम लोग बायोलॉजिकल सैंपल देते हैं, वो सारे बायोटेक्नोलॉजी की यूज है। थेराप्यूटिक स्ट्रेटेजीज में जो न्यू इमर्जिंग मेडिसिन आ रहा है, या फिर न्यू तरीके की ट्रीटमेंट हो रही है, वो सब में ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज होती है। जैसे बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, एग्जाम्पल क्या है? ये जो थेराप्यूटिक स्ट्रेटेजीज है वो है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। नेक्स्ट है एनर्जी प्रोडक्शन, बायो हाइड्रोजन, बायो इथेनॉल, बायो मिथेनॉल, बायो ब्यूटेनॉल, बायोडीजल बनाने में। तो इसमें आई होप सबको याद होगा कि इंडिया की जो नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी था, उसमें 4th जनरेशन बायोफ्यूल में हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड जो एल्गी है, काई है, उसे यूज करने वाले, ताकि वो सिर्फ और सिर्फ कुछ और काम ना करे, सिर्फ और सिर्फ बायोडीजल के लिए जो केमिकल्स चाहिए उसे जनरेट करे, बायोफ्यूल के लिए जो स्पेसिफिक केमिकल्स है बस उसे ही जनरेट करे। तो दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड एल्गी। ठीक है, तो ये सारे एरियाज में क्या होती है, हमारी यूज होती है। नेक्स्ट है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की प्रोसेस। तो ये बहुत ही शॉर्ट में मैं समझा रही हूँ कि जो है जो डीएनए है उसको एक स्पेसिफिक लोकेशन से कट किया जाता है, मतलब जो बेसिकली डीएनए हमें चाहिए उस डीएनए को कट किया जाता है। देन, और वो किस लिए होती है? इसे कहते हैं मॉलिक्यूलर सीजर, मतलब दो ऐसा एंजाइम है
जो एंजाइम है उसका काम है कि वो डीएनए को जाके कट करे, डीएनए को स्पेसिफिक लोकेशन में जाके वो कट करता है। ठीक है, तो इसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होती है? स्पेशल टाइप ऑफ न्यूक्लियस होती है, मतलब न्यूक्लियोटाइड को ये कट करता है। दो टाइप के हैं, एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है? साइड से कट करता है, कोई डीएनए स्ट्रैंड का साइड कट करेगा, और एंडोन्यूक्लियस अंदर घुस के कट करता है। तो न्यूक्लियोटाइड को कोई भी एक एंड से अगर काटता है तो वो एक्सोन्यूक्लियस है। अगर न्यूक्लियोटाइड को अंदर डीएनए के अंदर से काट करता है तो वो एंडोन्यूक्लियस है। एक्सो और एंडो नाम से आई होप सबको समझ में आ रहा है। तो इसके बाद क्या होती है? आरडीटी की जो प्रोसेस है उसमें हमने जो डीएनए कट कर लिया उसको अब प्लाज्मिड के अंदर भेजना होता है। तो प्लाज्मिड क्या होती है? हमने बैक्टीरिया देखा था, बैक्टीरिया के अंदर एक स्पेसिफिक टाइप का डीएनए होती है। वो डीएनए क्या करते हैं? इसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं जिसमें बैक्टीरिया सरवाइव करता है एंटीबायोटिक में भी। तो स्पेसिफिक एंटीबायोटिक जीन अगर उसमें है तो वो बैक्टीरिया सरवाइव कर जाएगा। उसके अंदर हम ये कटा, और ये जो प्लाज्मिड है ये बहुत जल्दी जल्दी रेप्लिकेट करता है। तो जेनेटिक डीएनए के अलावा ये दूसरा डीएनए है। तो जेनेटिक डीएनए ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है, दैट इज जेनेटिक डीएनए, और दूसरा है प्लाज्मिड डीएनए। ठीक है, तो ये प्लाज्मिड डीएनए के अंदर क्या किया जाता है? इसे अंदर किया जाता है। तो हमने क्या क्या कट किया? जो एक्चुअल डीएनए हमें यूज करना है उसको हमने एंडोन्यूक्लियस से कट किया, और प्लाज्मिड को भी हमने काटा क्योंकि प्लाज्मिड में भी तो घुसाना है ना। तो ये प्लाज्मिड को क्या कहा जाता है? वेक्टर। इसे वेक्टर कहते हैं। प्लाज्मिड डीएनए को क्या कहा जाता है? वेक्टर कहते हैं, जिसके अंदर ये डीएनए को अटैच करना है। तो डीएनए को अटैच करने के बाद कैसे करेगा? डीएनए और जो प्लाज्मिड डीएनए है दोनों को साथ में रख देते हैं। रखने के बाद एंजाइम है डीएनए लाइगेज, इसको हम डाल देते हैं। तो लाइगेज क्या करते हैं? डीएनए मॉलिक्यूल को जोड़ देते हैं। उसके स्पेसिफिक स्टिकी एंड रहती है, तो उस एंड पे डीएनए एक दूसरे के साथ जुड़ जाता है। ठीक है, एंड जॉइंस देयर एंड्स। इसमें क्या होती है? जो प्लाज्मिड था उस प्लाज्मिड में अब जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया के अंदर इस प्लाज्मिड में इतना सा प्लाज्मिड है और इतना सा नया डीएनए है। तो एक नया कॉम्बिनेशन बन गया सर्कुलर डीएनए का। ठीक है, तो ये जो नया कॉम्बिनेशन बना इसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहा जाता है। तो जब ये डीएनए को हमने, ये अब प्लाज्मिड है, इसको जब हम इकोलाई बैक्टीरिया पे ट्रांसफर करते हैं, एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया पे ट्रांसफर करते हैं, तो बैक्टीरिया जो है ये ऐसे ही डीएनए को रेप्लिकेट करता है। जैसा डीएनए बनाया है उस डीएनए पे वो रेप्लिकेट करेगा। और ये रेप्लिकेशन में यूज कौन सा एंजाइम होता है? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज होती है। जो नेचुरल प्रोसेस है वो नेचुरल प्रोसेस में प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन होता रहेगा, बस इसमें एक स्पेसिफिक जीन घुसा हुआ है। ओके, तो ये मल्टीपल कॉपी बनाता है। तो ये जो मल्टीपल कॉपी है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है इसके अंदर प्लाज्मिड में, इकोलाई में, तो वो क्या होती है जी? जो अलग जीन था वो भी क्लोन होता रहता है, वो भी रेप्लिकेट होता है, उसके भी मल्टीपल कॉपीज हम बनाते हैं। उसके ये जो प्रोसेस है बेसिकली ये बहुत ही सिंपल एक प्रोसेस है। जैसे कि ये बैक्टीरिया है, एग्रोबैक्टीरियम, कोई भी बैक्टीरिया है, एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया है जिसके अंदर हमने ये, और नॉर्मल बैक्टीरिया था, इसमें एक ये प्लाज्मिड है, टीआई प्लाज्मिड इसका एक कैटेगराइजेशन है। तो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड में हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया, तो प्लाज्मिड का एक पार्ट अलग हो गया। उस अलग होने के बाद डीएनए जो है, जहां पे हमें जो डीएनए हमें यूज करना था, बढ़ाना था उसका कॉपी, वो हम लाए। इस पे हमने ये और ये प्लाज्मिड दोनों को मिला के क्या किया? रिकॉम्बिनेंट एक प्लाज्मिड बनाया। ठीक है, और इसमें
कौन सा एंजाइम यूज हुआ, इसमें लाइगेज एंजाइम यूज हुआ। तो ये लाइगेज एंजाइम को फिर से हमने क्या किया, जो जीन है उसको हमने बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया, बैक्टीरिया या फिर प्लांट के अंदर डाल दिया, तो न्यू जीन तो आ गया। अब ये प्लाज्मिड को जो हम अगर बैक्टीरिया पे डालते हैं या फिर प्लांट पे डालते हैं तो ये क्रोमोसोम के अंदर चला जाएगा। एंड प्लांट जो है, प्लांट पे अगर हम डालते हैं तो प्लांट में वो दूसरे टाइप का जो जीन हमने लगाया था उसका कैरेक्टर आ गया। अब वो जो प्लांट बनेगा, उससे जो सीड बनेगा, उस सीड को जब हम पौधा बनाएंगे, उसको मिट्टी पे लगाएंगे, तो ये जो नया ट्रेट बना हुआ था, नया कैरेक्टर बना हुआ था, वो जाके उस प्लांट के अंदर दिखेगा, है ना। तो ये प्रोसेस है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। बस इसको बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि इसके ऊपर याद करके जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक प्रोफाइलिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, बहुत सारे प्रोसेस हम पढ़ने वाले हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर द डे। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आता है या फिर आपको कुछ और शेयर करना है हमसे, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। इसके अलावा आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो नंबर मेंशन है उस पर भी हमारे साथ बात कर सकते हैं। यूट्यूब के साथ साथ परीक्षा जंक्शन की जो चैनल है वो फेसबुक, व्हाट्सएप, थ्रेड, ट्विटर, टेलीग्राम सारे प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म में हमारे साथ जुड़िए एंड कोई भी अगर डाउट है हमारे साथ शेयर कीजिए। इवन ये जो टॉपिक्स है ये कोई भी एग्जाम्स के, चाहे वो CGL हो, CHSL हो, नाबार्ड हो, RRB का एग्जाम हो, CAPF का एग्जाम हो, इवन UPSC में भी कई बार पूछे गए हैं, कई इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको बहुत अच्छे से जरूर देखिए एंड सब्सक्राइब कीजिए टू परीक्षा जंक्शन।